हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग आज देख रहे हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हम टॉपिक ओशन के बारे में पढ़ रहे थे, ओशनोग्राफी। तो आगे देखते हैं। महासागरीय जल का तापमान और लवणता, मतलब अगर आपने समुद्र देखा होगा तो उसका जो टेम्परेचर कैसे होता है और उसकी लवणता आपने देख, कभी उसको टेस्ट कराओ, नहीं भी कराओ तो मत करना, बहुत खारा होता है। तो उसकी लवणता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले देखेंगे टेम्परेचर यानी तापमान के बारे में। देखिए, महासागरीय जल के तापमान को निर्धारित करने में सौर ऊर्जा का मुख्य योगदान है। सबसे बड़ी बात, अगर आपको गर्मी कहाँ से सबसे ज़्यादा मिलती है, ठीक है, सन से, है ना। धूप बाहर जाते होगे बहुत लगती होगी। तो ऐसे ही जो हमारे ओशन होता है उसका टेम्परेचर भी कौन कहाँ से डिफाइन होता है, कहाँ से निर्धारित होता है, तो सौर ऊर्जा से, है ना। सूरज की किरणों से गर्मी होती है, तो उससे पानी भी गर्म होता है, तो उसका उसमें महासागरीय जल के तापमान को निर्धारित करने में सौर ऊर्जा का मुख्य योगदान होता है। ठीक है। देखिए, एक मैं इजी लैंग्वेज बोलती हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको पढ़ना है बुकिश लैंग्वेज में, जो बाद में मैं लिखा हुआ है इसमें। ठीक है। बता देती हूँ, कभी कोई कंफ्यूज ना हो। इसके अलावा जल दबाव की क्रिया और महासागरीय तल पर ज्वालामुखी प्रक्रिया भी तापमान को कुछ मात्रा में प्रभावित करती है। ठीक है। अब क्या है, पानी में भी कुछ प्रेशर होता है, ठीक है, जल दबाव की क्रिया होती है ना। अगर आप इस चीज़ पे ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है, ऐसा भी होता है। तो जल दबाव की क्रिया, है ना, और महासागरीय जल पर ज्वालामुखी प्रक्रिया, महासागरीय तल पर। अब मैंने आपको बताया कि जैसे ओशन है, आपको ऐसा लगता होगा ऐसे प्लेन होता होगा, है ना। ऐसा नहीं है। जैसे अपने लैंड पे माउंटेन्स होते हैं, बाकी वॉल्केनो होते हैं, वैसे नीचे समुद्र में भी होते हैं। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया भी होती है, वहाँ के भी ज्वालामुखी फूटते हैं। तो वो प्रक्रिया, वो सब क्या है, वहाँ के टेम्परेचर को प्रभावित करती है। ठीक है। तो महासागरीय तल पर ज्वालामुखी प्रक्रिया भी तापमान को कुछ मात्रा में प्रभावित करती है। महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा, भूमंडलीय पवन, स्थलीय प्रभाव, समुद्र का आकार एवं अवस्थिति और महासागरीय कटकों की उपस्थिति आदि प्रमुख है। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें उसके टेम्परेचर को मतलब उस पर प्रभाव डालती हैं, जिसमें, ठीक है, मतलब तापमान के वितरण को, कहीं पर आपको बहुत ठंडा पानी मिल जाएगा ओशन में, कहीं बहुत गर्म मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। पहली, जैसे प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा, मैंने आपको बताया कि एक, मतलब एक प्रति इकाई, मतलब एक क्षेत्र में, ठीक है, कितनी सौर ऊर्जा उसे मिल रही है वो। ठीक है। अगर देखिए, कई बार बता चुकी होगा, आपने पढ़ा होगा, इक्वेटर के पास ज़्यादा मतलब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो सबसे ज़्यादा वहाँ का जो ओशन का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है। और आप अगर पोल्स की तरफ जाते जाओगे 90 डिग्री नॉर्थ साउथ, तो ओशन जो हमारी सनरेज होती है वो तिरछी पड़ती है, तो वहाँ का ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो पाएगा, तो पानी ठंडा होता जाएगा उस जाते हुए। तो ये वाली बात, ठीक है। भूमंडलीय पवन, है ना, हवा जो चल रही है वो भी किस तरफ, कैसी, ठंडी गर्म, वो सब भी इफ़ेक्ट होता है। स्थलीय प्रभाव, है ना, स्थलीय प्रभाव भी इफ़ेक्ट डालता है। पवनें चलती है स्थल से सागर की ओर, या सागर से स्थल की ओर, मैं पढ़ा चुकी हूँ। समुद्र का आकार, ठीक है। अब आकार भी बहुत छोटा है, बड़ा है, ये भी बहुत देखा जाएगा, ठीक है। उसकी अवस्थिति क्या है, मैंने आपको बताया कि अगर इक्वेटर के पास होगा, हमारी भूमध्य रेखा के पास, तो गर्म ही होगा ओशन, है ना। पोल्स के पास होगा तो ठंडा होगा। उसकी अवस्थिति, महासागरीय कटक, ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, आप देख सकते हैं जाके। तो महासागरीय कटकों की उपस्थिति आदि मेन रीज़न होते हैं जो उसका टेम्परेचर डिफाइन करते हैं। सौर ऊर्जा की मात्रा को आपतन कोण की तीव्रता और समुद्री सतह के एल्बिडो के साथ साथ समुद्र की अक्षांशीय अवस्थिति भी प्रभावित करती है। ठीक है। तो सौर ऊर्जा की माप को, उसका आपतन कोण क्या है, ठीक है, उसकी तीव्रता, समुद्री सतह के एल्बिडो, में एल्बिडो क्या होता है ये देखते हैं कि कितना जो सनलाइट आ रही है वो कितनी वापस रिफ्लेक्ट हो जा रही है। जैसे कि अगर बर्फ़ है, वो वाइट होती है, तो वो ज़्यादा मतलब रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, सनलाइट को वापस ज़्यादा भेज देती है, तो उसका एल्बिडो ज़्यादा होता है। तो उसका एल्बिडो कितना है, ठीक है। समुद्र की अक्षांशीय स्थिति, मतलब कौन से अक्षांश पे है, 0 डिग्री के आसपास होगा तो गर्म होगा, 90 डिग्री के आसपास होगा तो ठंडा होगा। तो अब इवन जमा होगा 90 डिग्री के आसपास, तो उसकी अक्षांशीय स्थिति, ये सब भी टेम्परेचर को डिफाइन करेगा।
समुद्री जीवों तथा वनस्पतियों के प्रकार एवं वितरण को निर्धारित करने में सागरीय जल के तापमान की महती भूमिका होती है। अब देखिए, जो समुद्री जीव होते हैं ना, या आप भी हैं, तो आपको ज़्यादा गर्मी भी से अच्छी नहीं लगेगी, ज़्यादा ठंड भी अच्छी नहीं लगेगी। ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं जहाँ टेम्परेचर सही होता है, या फिर ज़्यादा थोड़ा गर्म टेम्परेचर होगा तो भी ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक। लेकिन ठंडी में ज़्यादा लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। तो समुद्री जीवों या वनस्पतियों के प्रकार किस टाइप के हैं, उनका वितरण कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, उसको निर्धारित करने में क्या है, सागरीय जल के तापमान की बहुत भूमिका होती है। उन्हें भी मतलब एक सहन लायक टेम्परेचर चाहिए होता है, इतना वो सहन कर सकें। और उनका टाइप भी, अब जैसे पेड़ पौधे भी, अगर आपने बाकी के एनवायरनमेंट के वीडियोस देखे होंगे तो टेम्परेचर के साथ उनके टाइप्स चेंज हो जाते हैं जीवों के, है ना, समुद्री जीवों के। अब आपको पोलर बियर है, वो आपको कभी यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, जो जहाँ पे गर्मी वाली जगह होती। तो मतलब जहाँ समुद्री जीवों के प्रकार, उनके वितरण, वो भी निर्धारित होता है, ठीक है, उस सागरीय जल के तापमान से। अब अगर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कोरल रीफ्स मर जाएंगे, ठीक है। ये सब भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। समुद्री जल के तापमान में लंबवत एवं क्षैतिज दोनों स्तर पर विषमताएं देखी जाती है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए एक तरफ का गर्म है तो आप उस तरफ चलते जाएंगे तो सब जगह गर्म होगा, मतलब लंबवत भी और क्षैतिज भी, मतलब सीधा और अगर आप सीधे भी चलते आएंगे ऊपर भी चलते आएंगे तो दोनों स्तर पर आपको विषमताएं मिल सकती हैं। समानतः समुद्री जल का तापमान गहराई बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। जब आप समुद्र में नीचे जाएंगे ना, मतलब जाना मत बता रही हूँ, तो समुद्री जल का तापमान जब आप नीचे जाएंगे तो उसके साथ साथ घटता जाता है, मतलब पानी ठंडा होता जाएगा, ठीक, टेम्परेचर घटता जाता है, क्योंकि गहराई के साथ साथ जल द्वारा अवशोषित सूर्यताप की मात्रा घटती जाती है। क्योंकि क्या होता है, क्यों घटता है भाई, क्योंकि टेम्परेचर, क्योंकि क्या होता है कि सनलाइट इतनी नीचे नहीं आ पाती। अगर आप जाएंगे जितना अंदर तो उतना आपको अंधेरा मिलेगा। जाना नहीं बता रही हूँ, ठीक है। हाँ, डाइविंग के लिए जा सकते हो, वैसे नहीं जाना। तो उसके जितना आप नीचे जाते जाएंगे तो क्या है, सनलाइट उतनी उतनी कम आती जाएगी, ठीक है। तो इसके कारण क्या है, टेम्परेचर कम होता जाता है। अब देखिए, समुद्री जल का तापमान अक्षांशों के सापेक्ष परिवर्तनशील होता है। इतनी देर से मैं आपको यही बता रही थी कि देखिए, बना के बता देती हूँ। ये हमारी है पृथ्वी, थोड़ी सी अजीबोगरीब बनती है मेरे से, ठीक है। इस पे नहीं बन पाती, वैसे तो अच्छी बना लेती हूँ मैं। तो अक्षांश होते हैं, जैसे कि क्या होता है, यहाँ पे हमारा 0 डिग्री है, इधर हमारा 30 है, फिर हमारा 60 है, फिर हमारा 90 है, ठीक। अगर आप मेरे सारे वीडियो देखेंगे ना, आपको चीज़ रट जाएगी, ठीक है। ये अक्षांश होते हैं। तो अब यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है 0 के आसपास, ठीक है। इधर ही हम इंडिया में, तो इधर ही हम रह रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा गर्मी हमें बहुत होती, क्योंकि जो सन है डायरेक्ट इधर अपना लाइट छोड़ रहा है, ठीक है। ऊपर जाते जाएंगे तो तिरछी सनलाइट पड़ती है, तो इतना ज़्यादा मतलब नहीं गर्म हो पाता। तो ये यही बता रहे हैं कि अक्षांशों के सापेक्ष उसका तापमान जो है वो चेंज होता है। विषुवत व्रत यानी कि ये वाला 0 डिग्री वाले के समीप समुद्री जल का तापमान सर्वाधिक रहता है। मैंने बताया यहाँ सबसे ज़्यादा गर्म पानी मिल जाएगा आपको, ठीक है, समुद्र का। और ध्रुवों की ओर क्रमशः घटता जाता है। और अगर आप ऊपर जाते जाएंगे पोल्स की तरफ, यहाँ पे ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं पोल्स, नॉर्थ साउथ, तो वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है। किंतु सागर नितल का तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर एक समान रहता है। लेकिन बता रहा है, अगर आप समुद्र में नीचे जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल नीचे, नितल पे, तल पे उसके, तो वहाँ का टेम्परेचर जो हमारा 0 डिग्री पे होगा वही 90 डिग्री पे, यानी जो भूमध्य रेखा पे होगा वो ध्रुवों की ओर एक सा ही रहेगा, ठीक है, ठंडा ठंडा। आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। अब देखिए, जो हमारा प्रशांत महासागर है, मैप उठाइए, उठा लिया करिए। तो जो हमारा प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन, वो बहुत बड़ा है। तो देखिए, ये बता रहे हो, जो अटलांटिक ओशन है वो उसका जो टेम्परेचर चेंज, तापांतर मतलब टेम्परेचर चेंज में अंतर होना, ठीक है, वार्षिक तापांतर, वर्ष में टेम्परेचर में अंतर होना अटलांटिक महासागर में ज़्यादा होता है प्रशांत महासागर की अपेक्षा, क्योंकि प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है। तो ये भी फर्क, आकार का ही फर्क पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय विस्तार की अधिकता के कारण तापांतर दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है। अगर आप मैप में देखेंगे ना, तो जो हमारा एक ऊपर नॉर्थ, फिर से बता देती हूँ बना के, ये हो गया हमारा 0 डिग्री, ऊपर का कहलाता है नॉर्थ, नीचे का कहलाता है साउथ। मैं बिल्कुल ऐसे समझाती हूँ कि कोई बच्चा भी समझ जाए,
ठीक। तो अगर आप ये वाला पार्ट देखेंगे ना तो आपको ज़्यादातर स्थल या भूमि दिखेगी, ठीक। और यहाँ पे आपको ओशन ज़्यादा दिखेंगे साउथ में। तो ये बता रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्थलीय विस्तार मतलब ज़्यादा भूमि होने के अधिक के कारण तापांतर जो है मतलब टेम्परेचर में जो अंतर है वो दक्षिणी गोलार्ध इसकी अपेक्षा यहाँ पे ज़्यादा होता है तापांतर। खुले सागरों की अपेक्षा बंद सागर में सागरीय जल का तापमान अधिक होता है, ठीक है। जो खुले सागर होते हैं, ठीक है, उनकी अपेक्षा जो बंद सागर होते हैं, ठीक है, जिनके चारों तरफ भूमि होगी, ठीक है, बंद सागर होंगे, उनके सागरीय जल का तापमान अधिक होता है, उनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तथा यह शीतकाल की अपेक्षा ग्रीष्मकाल में और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है। तो ये बता रहे हैं कि ठंड की अपेक्षा जो गर्मी होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये ज़्यादा टेम्परेचर होता है। महासागरों पर समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं के समानांतर नहीं चलती हैं। ये प्रचलित पवनें तथा महासागरीय जलधाराओं से प्रभावित होती है, ठीक है। तो एक ऊपर ये बात आ रही थी कि गर्मी में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है, वही 0 डिग्री पे। इसके बाद देखिए महासागरों पर समताप रेखा है मतलब समान टेम्परेचर को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाओं के समानांतर नहीं होती। मतलब जैसे अक्षांश रेखा है एक सीधी, तो ऐसा नहीं कि समताप रेखा मतलब समान टेम्परेचर होगा, ये नहीं है। टेम्परेचर एक ही अक्षांश पे अलग अलग भी हो सकता है। क्यों? ये प्रचलित पवनें, अब वहाँ पवनें कैसी ठंडी हैं, गर्म हैं, महासागरीय जलधाराएं, ठंडी धारा आ रही है, गर्म धारा होती है, इससे भी टेम्परेचर प्रभावित होता है। उष्णकटिबंध में महासागरों के पश्चिमी भाग इसके पूर्वी भागों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं, ठीक है। महासागर होते हैं, उसका एक पश्चिम भाग होता है, एक पूर्वी भाग होता है, ठीक है, एक वेस्ट साइड एक ईस्ट साइड। तो ये बता रहे हैं जो वेस्ट साइड है, ठीक है, वो इसके ईस्ट साइड की अपेक्षा अधिक गर्म होता है, ये ध्यान रखिए। जबकि शीतोष्ण कटिबंध में महासागरों के पूर्वी भाग इसके पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध जो है हमारा मतलब बीच का जो पार्ट है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय और जो शीत कटिबंधीय के बीच में जो है शीतोष्ण कटिबंध, उसमें क्या है महासागरों के पूर्वी भाग जो होते हैं वो उसके पश्चिमी भाग की अपेक्षा ज़्यादा गर्म रहते हैं, ठीक है। वस्तुतः उष्ण कटिबंध तथा शीतोष्ण कटिबंध में ऐसी प्रवृत्ति क्रमशः व्यापारिक पवन और पछुआ पवन के प्रभाव के कारण देखी जाती है। तो ऐसा जो व्यापारिक ट्रेड विंड चलती है और जो पछुआ पवनें चलती है उनके कारण ऐसा होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे ना तो आपको दिखेगा एक तरफ ज़्यादा डेजर्ट पाए जाते हैं, ठीक है, वो आप खुद मैप में देखना। लवणता, सैलिनिटी, अब देखिए समुद्र की जो सैलिनिटी होती है मतलब बहुत नमकीन पानी होता है वो कैसे होती है, ठीक है। वस्तुतः 1000 ग्राम 1000 ग्राम समुद्री जल में विद्यमान लवणों की मात्रा को सागरीय लवणता कहते हैं। मतलब अगर आप 1000 ग्राम समुद्री जल लेंगे तो उसमें जितनी लवण की मात्रा है, जितना उसमें नमक है, ठीक है, लवणों की जितनी मात्रा है उसको सागरीय लवणता सैलिनिटी कहते हैं। इसे जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा गलत लिखा है, मैं आपको ढंग से लिख के बता देती हूँ। इसको ऐसे ऐसे मतलब नीचे 2 जीरो होते हैं, बीच में एक लाइन होती है, एक लाइन होती है, देखो ऊपर एक जीरो होता है। तो इस ये बना के इसको व्यक्त करते हैं कि क्या इसकी सैलिनिटी है। समुद्री जल की औसत लवणता 35% होती है, ठीक है। अगर एक एवरेज देखा जाए कि कितनी सैलिनिटी होती है तो 35% होती है, अर्थात 1 किलोग्राम समुद्री जल में 35 ग्राम घुलित लवण विद्यमान होते हैं। मतलब अगर आप 1 किलोग्राम समुद्री जल लेंगे तो उसमें 35 ग्राम लवण होंगे, ठीक है, घुले हुए। सागरीय लवणता का मूल स्रोत स्थलीय धरातल ही रहा है। तो इसमें इतना नमक आया कहाँ से, ठीक है, तो वो स्थलीय धरातल के कारण रहा है, ठीक है। समुद्री तरंगे तथा नदियाँ स्थलीय चट्टानों का अपर्दन कर इसके लवणों को घोलकर इन्हें सागर तक पहुँचा देती हैं, ठीक है। जो समुद्री तरंगे होती हैं, वेव्स चलती हैं, या जो नदी होती है वो क्या होता है, जो स्थल में जो चट्टानें होती है उनका अपर्दन मतलब उनको काट काट कर, ठीक है, इसके जो लवण होते हैं चट्टानों में उनको ला के समुद्र में घुला देती हैं, ठीक है, समुद्र तक पहुंचा देती हैं। सागरीय जल की लवणता में प्रादेशिक स्तर पर अंतर प्रकट होता है। अब ऐसा नहीं कि हर जगह सैलिनिटी सेम होगी, मतलब अलग अलग उसमें अंतर भी आ जाता है। लवणता में अंतर मुख्यतः 2 कारण से होता है। अब 2 कारण से इसकी लवणता में अंतर होता है। प्रथम, नदियों और वर्षा द्वारा ताजे जल की आपूर्ति और सागरीय जल से वाष्पीकरण की दर में अंतर,
ठीक है। तो अब जो नदी है या फिर अगर मान लीजिए नदी से या बारिश हो रही है, उससे जो अगर ताज़ा पानी समुद्र में मिल रहा है, ठीक है, तो उसकी लवणता कम हो जाएगी। सागरीय जल में वाष्पीकरण की दर में अंतर, ठीक है। तो उसका वाष्पीकरण क्या हो रहा है ना, कितना हो रहा है, ये भी डिफाइन करेगा। दूसरा भूमंडलीय पवन, जिसमें अपतट और अनुतट पवन, ऑफशोर एंड ऑनशोर पवन शामिल है। तो भूमंडलीय पवनें जो चलती हैं, ठीक है, ऑफशोर और ऑनशोर, तो उनके कारण भी लवणता प्रभावित होती है। सबसे अधिक लवणता वाले क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब के समीप पाए जाते हैं। तो ये बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लवणता वाले क्षेत्र हमें कहाँ मिलते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब के समीप पाए जाते हैं। जहाँ पे उपोष्ण कटिबंध होता है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आप पुराने वीडियोस देखिए। जहाँ पे उपोष्ण कटिबंध होता है, ठीक है, और उच्च वायुदाब हाई प्रेशर होता है, वहाँ पे ज़्यादा लवणता होती है, क्योंकि यहाँ स्वच्छ आकाश, उच्च तापमान, नियमित व्यापारिक पवनों के कारण वाष्पीकरण की अधिकता अधिक होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो उपोष्ण कटिबंध पे क्या होता है, आसमान साफ होता है, हाई टेम्परेचर होता है और नियमित व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स हो, जिसके कारण क्या है, वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। तो जैसे अगर पानी उड़ गया, ठीक है, तो नमक ज़्यादा बचा, ऐसे याद रखिए। तो इस कारण वाष्पीकरण ज़्यादा होता है इस क्षेत्र में। अब देखिए, मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, जहाँ पे उपोष्ण कटिबंध है और हाई प्रेशर है, ठीक है, कटिबंध के दोनों ओर अगर आप दोनों तरफ जाएंगे, मतलब इक्वेटर की तरफ जाएंगे या पोल्स की तरफ जाएंगे, तो लवणता में कमी आएगी, ठीक है, कम नमकीन पानी होगा लवणता में कमी आएगी। विषुवतीय क्षेत्र में भारी वर्षा, अब आप सोचेंगे कि सबसे ज़्यादा तो फिर यहाँ होनी चाहिए, इक्वेटर के पास, है ना, वहाँ तो सबसे ज़्यादा गर्मी से इवेपोरेट मतलब वाष्पीकरण होगा। लेकिन क्या है, यहाँ पे बारिश बहुत होती है, जिसके कारण क्या है, उसमें ताज़ा पानी मिलता रहता है। तो विषुवतीय क्षेत्र में भारी वर्षा, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता, नमी ज़्यादा है, बादलों से आच्छादित आकाश, ठीक है, बादल रहते हैं, तथा डोलड्रम की शांत वायु, है ना, मतलब एकदम शांत वायु आदि स्थितियों में वर्षण की अधिकता और वाष्पीकरण की अपेक्षाकृत कम दर के कारण लवणता में कमी दर्ज की जाती है। तो क्या होता है, वर्षा ज़्यादा होती है और वाष्पीकरण कम होता है, तो लवणता में कमी होती है। अब देखिए, उपध्रुवीय क्षेत्रों में वाताग्रीय वर्षा वाष्पीकरण की दर की तुलना में अधिक हो जाती है। जो उपध्रुवीय क्षेत्र हैं, है ना, तो वहाँ पर क्या है, वाताग्रीय वर्षा होती है, जिसके कारण क्या है, वाष्पीकरण की दर की तुलना में अधिक हो जाती है। वाताग्रीय वर्षा ज़्यादा होती है वाष्पीकरण की तुलना में, तो जो लवणता को वहाँ पे कम कर देती है। अब ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है, वाष्पीकरण की निम्नतम स्थिति, मतलब वाष्पीकरण तो वहाँ हो ही नहीं पाता, बहुत ही कम सनलाइट पहुँचती है, और हिमखंडों के पिघलने से मतलब बर्फ़ पिघलती है, तो क्या है, ताजे जल की आपूर्ति से लवणता कम हो जाती है। अंशतः या पूर्ण बंद सागरों की अपेक्षा खुले सागरों में लवणता कम होती है, ठीक है। तो जो खुले सागर होते हैं उनमें लवणता कम होती है बंद सागरों की अपेक्षा। समानतः गहराई में वृद्धि के साथ लवणता में कमी दर्ज की गई है। अगर आप नीचे जाएंगे समुद्र में, तो क्या है, लवणता कम होगी। तापमान का लवणता से सीधा संबंध होता है, तो टेम्परेचर का लवणता से सीधा संबंध होता है। यहाँ हमारे 2 टॉपिक हो गए, उसके आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। थैंक यू, बाय।